हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 13 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। साथ ही आज से मैं आप लोगों को प्रतिदिन के करंट अफेयर के वीडियो को लाइक करने का टारगेट भी दूंगे। स्टार्ट हम आज से ही करेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो का टारगेट है, लाइक करने का टारगेट है 10,000 लाइक का, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये महिलाओं को 0.50 की रियायत पर लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पहल की शुरुआत की है। यदि हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है वडोदरा, गुजरात में। इसके एमडी और सीईओ तो ये हैं संजीव चड्ढा। यदि हम अदर बैंक को डिस्कस करें तो हाल ही में जो एचडीएफसी बैंक है, ये 8 लाख करोड़ का, मतलब कि 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला बैंक ये एचडीएफसी बैंक ही बना है। यदि हम बात करें एलआईसी की, तो हाल ही में एलआईसी ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है आनंदा। और आनंदा इसकी फुल फॉर्म बनती है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। यदि हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा की शुरुआत की थी। और कार्डलेस ईएमआई की फैसिलिटी देने वाला ये भारत का पहला बैंक भी बना है। हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है बीएसएनएल के द्वारा। अब इसे आप समझिएगा, यदि थोड़ा बहुत आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? लैन, मैन और वैन। देखिए, करंट अफेयर की क्लास है, इसलिए इसे मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी। एक एक लाइन में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि यदि हम बात करें लैन की, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की, तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं इस नेटवर्क के थ्रू। यदि हम बात करें मैन की, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क के थ्रू ये कहा जा सकता है कि ये नेटवर्क एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है। अब यदि हम बात करें वैन की, जो कि सबसे एडवांस है, देखिए सबसे छोटा है लैन, इससे थोड़ा ऊंचा है मैन, और सबसे बड़ा है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए, जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये पूरे शहर, पूरे देश या पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। जो बैंकों का एटीएम होता है ये वैन का ही, यानी कि वैन नेटवर्क का ही एक उदाहरण है। तो देखिए, यह जो नैरो बैंड आईओटी है, यानी कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क है, ये एक लो पावर वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क ही है, जो कि 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया था। और देखिए, इस नेटवर्क को सेल्यूलर सर्विस के विस्तार के लिए डेवलप किया गया था। जो NB-IoT है, यानी कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस नेटवर्क की खासियत ये है कि यह इंडोर कवरेज में नेटवर्क एरिया की क्षमता को बढ़ाता है। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए नैरो बैंड IoT मतलब कि ये जो नेटवर्क है ये तो कई कंपनी लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन सैटेलाइट आधारित ये जो नैरो बैंड IoT है, मतलब कि दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT, ये भी हाल ही में लॉन्च कर दिया है BSNL ने। तो यदि हम बात करें BSNL की, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष और MD हैं, इनका नाम क्या है? PK पुरवार जी, यानी कि प्रवीण कुमार पुरवार। अब देखिए, यहाँ BSNL की बात की जा रही है, तो एक और क्वेश्चन है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार और तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई,
अंडमान निकोबार और चेन्नई को जोड़ने वाली एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया था और यह जो योजना है ये BSNL के माध्यम से ही क्रियान्वित की जा रही है। हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है लक्षद्वीप। तो देखिए हाल ही में लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अब ये जैविक क्या होता है यानी कि ऑर्गेनिक, तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जहाँ खेती के लिए किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता, यही कहलाता है जैविक खेती। तो जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वैसे तो सिक्किम है, लेकिन सिक्किम के बाद जो लक्षद्वीप है ये भारत का ऐसा दूसरा स्थान और पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाया है। तो देखिए जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य यदि पूछा जाए तो ये सिक्किम है और अब पहला यूटी ये बन गया है लक्षद्वीप। यहाँ बात की जा रही है जैविक खेती की। तो एक और क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड है, आप रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की कीवी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया था और कीवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश ही बना है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो देखिए जो लक्षद्वीप है ये भारत के 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है कावरती। अब यहाँ से आप अदर यूटीज़ को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ई वाहनों को 100% टैक्स फ्री करने वाला पहला यूटी ये बन गया है दिल्ली। इसके बाद हाल ही में जो पुदुचेरी है, मतलब कि जो AAI है यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट ये पुदुचेरी एयरपोर्ट ही बना है। देखिए वर्तमान में कौन क्या है ये अपडेटेड वीडियो है जो कि कल ही अपलोड हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये दो लोगों को चुना गया है, जो बिडेन और कमला हैरिस, मतलब कि बोथ A एंड B। तो देखिए जो टाइम मैगजीन है ये 1927 से हर साल ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट या ऐसे संगठन को ये चुनता है जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे हों या जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये चुने गए हैं हाल ही में बने हुए अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट जो बिडेन और भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, इन दोनों को ही। जबकि स्वीडन की जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। देखिए कमला हैरिस से एक चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व के टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि टॉप पर रही हैं एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, दूसरे स्थान पर रही हैं क्रिस्टीन लेगार्ड जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं, और तीसरे स्थान पर रही हैं US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को अमेरिका के CPC यानी कि कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुनी गई हैं प्रमिला जयपाल। देखिए जो CPC का पद है, अमेरिका में यह पद सबसे प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है, जो कि दिया गया है भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को। यहाँ बात की जा रही है भारतीय मूल की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में भारतीय मूल की जो प्रियंका राधाकृष्णन है, ये न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल हुई हैं। देखिए न्यूजीलैंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ये जेसिका अर्डन बनी और जेसिका अर्डन की कैबिनेट में ही प्रियंका राधाकृष्णन को शामिल किया गया और न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय ये प्रियंका ही बनी है। यदि हम बात करें भारत की अंशुला कांत की, जो कि पिछले साल वर्ल्ड बैंक की CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई हैं। यदि हम बात करें प्रीति पटेल की, ये भी भारतीय मूल की हैं, जो कि अभी हाल ही में ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री बनाई गई हैं। लुडोविक अर्बन ने हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में इन्होंने रोमानिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए हाल ही में रोमानिया में 2020 के जो संसदीय चुनाव हुए थे, इसमें लुडोविक अर्बन की पार्टी ने हार हासिल की थी, मतलब कि इनकी पार्टी हार गई थी, जिसके बाद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद से वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, मतलब कि रोमानिया के जो रक्षा मंत्री हैं निकोले इयोनेल सिउका, इन्हें फ़िलहाल वहाँ का
अंतरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं रोमानिया की लोकेशन, ये है यूरोप महाद्वीप। रोमानिया ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, ये है एशिया और ये है अफ्रीका। तो रोमानिया की कैपिटल क्या है, ये है बुखारेस्ट और करेंसी तो ये है रोमानियन ल्यू। इसे आप थोड़ा जूम करके भी यदि देखेंगे तो यूरोप मैप में ये जो आप देख रहे हैं रोमानिया, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्लैक सी यानी कि काला सागर। तो आप कह सकते हैं रोमानिया की लोकेशन ये काला सागर से लग रही है। साथ ही कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था ब्लैक सी से ही बॉर्डर शेयर कर रहा है तुर्की। जो तुर्की है इसने इसी ब्लैक सी में अभी हाल ही में प्राकृतिक गैस भंडार की भी खोज की थी। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं रोमानिया के बारे में। तो हाल ही में भारत के जो राहुल श्रीवास्तव हैं, इन्हें रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक फेमस टेनिस खिलाड़ी है जो कि रोमानिया से ही बिलोंग करती हैं, इनका नाम है सिमोना हालेप। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी कि नेशनल डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट सेंटर। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है तेलंगाना में। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में इसका उद्घाटन किया है। कहने का मतलब ये है कि ड्यूटी के दौरान जो विकलांग हो गए हैं, मतलब कि जिन्होंने भी जीवन भर के लिए विकलांग बना देने वाली चोटों का सामना किया है, उनकी सहायता के लिए इस दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। आप मैप में देख सकते हैं तेलंगाना की लोकेशन, इसकी राजधानी तो अभी मैंने बताया हैदराबाद है। हैदराबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। जो हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला भी है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था भारत का पहला डॉग पार्क, मतलब कि कुत्तों के लिए भारत का पहला डॉग पार्क ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में 2020 का रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीता है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है कैरोलिना अरुजो ने। कैरोलिना अरुजो जो कि ब्राज़ील की प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और मैथ्स के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में 2020 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। मेल कैटेगरी में ये दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को, जो कि बिलोंग करते हैं स्वीडन से, और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है यूलिमर रोहास को, जो कि बिलोंग करती हैं वेनेजुएला से। यदि हम बात करें बाला देवी की, जो कि भारत की हैं, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था यूरोपीय लीग में गोल करने वाली भारत की पहली फुटबॉलर ये बन गई हैं बाला देवी ही। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ डे, हेल्थ कवरेज डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 12 दिसंबर को। तो देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आवश्यकता के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 12 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस बार जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 7 दिसंबर को मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 10 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। और 11 दिसंबर को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन्स डे और यूनिसेफ डे। हाल ही में घाना के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो घाना के दोबारा से राष्ट्रपति ये बन गए हैं नाना एडो डंकवा। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं घाना की लोकेशन। अभी यहाँ हमने रोमानिया के बारे में डिस्कस किया था जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है घाना, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो घाना की यदि बात की जाए तो कैपिटल है अक्कारा, करेंसी तो ये है घानिनियन सेडी,
और यहीं के दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं नाना एडो डंकोआ। देखिए यहाँ आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि यूके के बीचों बीच से होकर के, मतलब कि जो ग्रीनविच शहर है यहाँ से बीचों बीच से होकर के आती है प्राइम मेरिडियन लाइन। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ से तो आ रही है प्राइम मेरिडियन लाइन और यहाँ से आ रहा है इक्वेटर। तो ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ ये प्राइम मेरिडियन लाइन और ये इक्वेटर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं एक बिंदु पर जो कि है गल्फ ऑफ गिनी। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएं याद रख सकते हैं, जैसे कि ये है इक्वेटर। तो देखिए इक्वेटर से कोई भी जलधारा जो ध्रुवों की तरफ जाए, जैसे कि ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, तो कोई भी जलधारा जो कि ध्रुवों की तरफ जा रही है ऐसी जलधाराएं कहलाएगी गर्म जलधारा। और वे जलधाराएं जो कि ध्रुवों से इसी इक्वेटर की तरफ आए वे कहलाएंगी ठंडी जलधारा। तो इसे आपने अब रिलेट करना है, जैसे कि ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है, तो इक्वेटर के नीचे आप देखेंगे ये जो है मेडागास्कर, इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो देखिए मेडागास्कर वाले एरिया में, मतलब कि ये जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, यहाँ से जो जलधारा का प्रवाह आता है ये मेडागास्कर के पास आते हुए दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो मेडागास्कर के पास यहाँ से जो जलधारा आएगी इसका नाम है अगुल्हास, और यहाँ से जो आती है इसका नाम है मोज़ैम्बिक जलधारा। अब इसकी आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये कैसी है, तो ये जा रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, मतलब कि ये कैसी जलधारा होगी, ये होगी गर्म जलधारा। इसी सीक्वेंस में आप इस वाले लोकेशन में देखेंगे तो यहाँ से बहती है बेंगुएला जलधारा। अब ये जो बेंगुएला जलधारा है इसकी डायरेक्शन कैसी है, तो ये है इक्वेटर की तरफ, मतलब कि ये ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जा रही, मतलब कि ये होगी ठंडी जलधारा। तो यहाँ से आप लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट जलधाराएं याद कर ली, अगुल्हास, मोज़ैम्बिक और ये बेंगुएला जलधारा। अगुल्हास मोज़ैम्बिक ये है गर्म और बेंगुएला तो ये है ठंडी जलधारा। यदि हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो हाल ही में जो एंद्रेज डूडा है ये पोलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जॉन मैगुफली, तो ये भी हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि चंद्रिका प्रसाद संतोखी तो ये भी हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? WTA मतलब कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी हाल ही में नवाजी गई हैं सोफिया केनिन, जो कि USA की एक टेनिस प्लेयर है। यदि हम बात करें वुमेन टेनिस एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है पिट्सबर्ग, फ्लोरिडा में, और इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम क्या है? मिकी लॉयर। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2019 का था ये जीता था एशले बार्टी ने, जो कि बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये जीता है सोफिया केनिन ने, जो कि बिलोंग करती हैं US से। यदि हम बात करें PV सिंधु की तो BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी। यदि हम बात करें रानी रामपाल की, जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही हैं, तो देखिए 2019 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था रानी रामपाल को, और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुने जाने वाली ये विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी भी बनी थी। कल जो मैंने आप लोगों से पूछा था सवाल, इसका राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो टारगेट भूलिएगा मत, 10,000 लाइक है, इस टारगेट को कंप्लीट करना है, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।